नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएससी के तूफान पर। आज हिंदी व्याकरण में समास का जो दूसरा भाग है वो आपका आज शुरू हो चुका है। पहली क्लास में हमने जाना था कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के कुल रूप से 6 भेद होते हैं और प्रधानता के आधार पर 4 भेद होते हैं। तो कुल रूप से 2 आपके समास कंप्लीट हो चुके हैं। पहला अव्ययी भाव, इसमें आपने ये पढ़ा होगा कि पहला पद प्रधान होता है और पहला पद कोई अव्यय, कोई उपसर्ग आदि होता है। ठीक है, तो या दूसरी पहचान इसकी ये थी कि कोई शब्द बार बार रिपीट होकर आ जाता है, जैसे कल कल था, दिनों दिन था, रातों रात था, है ना। तो तब वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा समास पढ़ाया था तत्पुरुष समास। इसकी क्या डेफिनेशन थी तत्पुरुष समास की कि जब दो पदों का, जब किसी समासिक पद का विग्रह करते हैं तो उत्तर पद और पूर्व पद के मध्य में कोई कारक, प्रसर्ग आदि आ जाते हैं या उनका कोई चिन्ह आ जाता है, को, से, में, पर आदि, है ना। तो वो समास होता है तत्पुरुष समास। इसके कारकों के आधार पर कितने भेद थे? 6 भेद थे। कौन कौन से? कर्ता नहीं होता, एक संबोधन नहीं होता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, ये सभी इसके भेद हैं तत्पुरुष के। ठीक है, तो आपने ये दोनों कल की क्लास में पढ़ लिए थे। आज तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर जो है वो है कर्मधारय समास का। ठीक है, कर्मधारय समास। क्या परिभाषा होगी कर्मधारय समास की? वह समास जो विशेष्य व विशेषण, जो विशेष्य व विशेषण या उपमेय व उपमान, उपमेय व उपमान से मिलकर बनता है, से मिलकर बनता है। वह समास जो किसी विशेष्य व विशेषण या उपमेय व उपमान से मिलकर बनता है तो वह समास क्या कहलाता है? वो समास कर्मधारय समास कहलाता है। विशेष्य विशेषण क्या चीज होते हैं? तो विशेष्य वो चीज है जिस किसी प्राणी या किसी वस्तु की विशेषता बताई जा रही हो। ठीक है, तो वो होता है विशेष्य। और विशेषण क्या होता है? वह शब्द जो किसी विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होता है वह उसका विशेषण होता है। जैसे एग्जाम्पल है लाल मणि। लाल मणि तो किस शब्द की विशेषता बताई जा रही है इसमें? मणि की। तो मणि इसमें क्या हुआ? मणि इसमें हुआ विशेष्य। और लाल क्या है? उसमें विशेषण शब्द है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? वो लाल है ना। तो ये हो गया विशेषण। उपमेय उपमान क्या होते हैं? उपमान जिसकी तुलना की जाती है। ठीक है, उपमेय जिससे तुलना की जाती है। तो कर्मधारय समास की ये पहचान होती है कि वह समास जो विशेष्य व विशेषण या उपमेय व उपमान से मिलकर बनता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। लाल मणि जैसे इसका एग्जाम्पल बताया है, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? लाल है जो मणि, लाल है जो मणि। ठीक है, तो ये हो गया कर्मधारय समास लाल मणि में। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, चलिए कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हम रखते हैं। एक है नवयुवक। नवयुवक, इसका विग्रह क्या होगा? नव माने नया, है जो युवक, नया है जो युवक। ठीक है, तीसरा है चरण कमल। तीसरा है चरण कमल। तो चरण कमल का विग्रह करेंगे तो इसका आएगा कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। तो ये चरण कमल का विग्रह हुआ। इसमें क्या हुआ? चरण की जो तुलना की गई है वो कमल से की गई है ना, कमल के समान है चरण। ठीक है, ऊपर वाले में क्या विशेषता बताई जा रही है युवक की, और उसकी विशेषता क्या है? वो है नव, मतलब नया युवक है। ठीक है,
चौथा है नील गगन। नील गगन भी इसी का एग्जाम्पल है। नीला है जो गगन, नीला है जो गगन, ये भी कर्मधारय समास का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके 2-4 एग्जाम्पल और आपको लिख देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और दे देता हूं उसके। चौथा है देहलता। एक है देहलता। 5वां एग्जाम्पल है इसका महात्मा। 6ठा एग्जाम्पल है इसका चंद्रमुख। 7वां एग्जाम्पल है महादेव। 8वां है पीताम्बर। 8वां है पीताम्बर। चलिए इनका विग्रह करते हैं। तो देहलता, देह के समान या देह रूपी लता, देह के समान लता या देह रूपी लता। देह के समान है ना, तो देह क्या हो गया इसमें उपमान, उपमेय हो गया, और लता क्या हो गया इसमें उपमान हो गया। अर्थात मतलब देह में जो विशेषता बताई जा रही है देह से। ठीक है, महात्मा तो महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, ये इसका समास विग्रह हुआ। नेक्स्ट चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। महादेव, महान है जो देव, महान है जो देव। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि समास में कुछ ज्यादा ही अपवाद देखने को मिलते हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही गलतियां देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ा एक ही तरह का अपवाद उसमें पाया जाता है। वो कौन सा होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो 2 समास में जाते हैं, एक बहुब्री में, एक उनके अलावा किसी एक समास में। जैसे कि उसमें पिछले वाले में भी तत्पुरुष में भी आपको बताया होगा किसी एक एग्जाम्पल पर। तो कर्मधारय में भी 2 एग्जाम्पल ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिसका आंसर आपको बहुब्री ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब छठा समास जब पढ़ेंगे बहुब्री, तो उसमें क्या होता है 2 पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं या तीसरे का निर्माण करते हैं। तो जब हम इस शब्द को देखेंगे महादेव, तो इसमें क्या इसका विग्रह क्या होता है, महान है जो देव। इस आधार पर इसका आंसर क्या होता है, कर्मधारय समास है ना। इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें विशेषता बता रही है महान होने की किसी देव को, है ना। तो पीताम्बर में भी अंबर मतलब कपड़ा, जिसका कपड़ा पीला है ना। लेकिन ये दोनों शब्द ऐसे हैं कि ये दोनों अर्थ जो दोनों का जब विग्रह करते हैं तो दोनों शब्द मिलकर तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं। महादेव, महान है जो देव, और महादेव किसकी उपाधि है, महादेव शंकर, है ना, शंकर जी की उपाधि है। नेक्स्ट बात करते हैं पीताम्बर। पीला है अंबर जिसका, वो किसका, श्री कृष्ण का। ठीक है, वो है श्री कृष्ण का। तो बहुब्री समास की यही पहचान होती है जो तीसरे पद की ओर इशारा करे और किसी महान व्यक्तित्व की व्याख्या करे, तो तब वो समास, कोई और समास नहीं होता, वो होता है समास कौन सा होता है, बहुब्री समास। तो इसका जो आपको आंसर देना है ऐसे क्वेश्चनों का, सबसे पहले उस शब्द को देख लीजिए, कोई 2 अर्थ मिलकर तीसरे अर्थ की ओर इशारा कर रहे हैं, तो उसका आंसर क्या लगेगा, बहुब्री समास। चाहे वो कर्मधारय के हो, चाहे वो तत्पुरुष के हो, चाहे वो द्विगु समास के हो। ठीक है, इसलिए आपको ये जरूर समझना है, ये अपवाद के क्वेश्चन होते हैं, अधिकतर यही प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। चलिए, आपको कर्मधारय समास समझ में आ गया होगा। इन शब्दों में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी और की ओर इशारा कर रहे हो। ठीक है,
3 समास हो चुके हैं। चौथा समास, चौथा समास है द्विगु समास। द्विगु समास, वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, सॉरी पूर्व पद प्रधान नहीं, पूर्व पद संख्यावाचक होता है। पूर्व पद संख्यावाचक होता है, जो संख्या को बताता हो, संख्यावाचक होता है। और उत्तर पद क्या होता है? इसका प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद किस किस के प्रधान बताया है? तत्पुरुष का बताया है, कर्मधारय का बताया, और एक ये है द्विगु समास, जिसकी 3 समास ऐसे हैं जिसका बाद वाला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव केवल एकमात्र ऐसा था जिसका पूर्व पद प्रधान था, ठीक है। और इसके बाद में 2 ऐसे आएंगे जिनमें से द्वंद्व समास ऐसा होगा जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो द्विगु समास में क्या समझा है? वह समास जिसका पहला वाला पद संख्यावाचक होता है, मतलब पहला वाला पद संख्याओं को बताता हो, ठीक है, तो वो समास क्या कहलाता है? द्विगु समास। एग्जाम्पल आपके सामने है। पहला चौराहा, चौराहा, इसका जब विच्छेद करेंगे तो क्या कहेंगे? 4 रास्तों का समूह, 4 रास्तों का समूह। पंचवटी, पंचवटी, 5 कुटियों का समूह या 5 बटी का समूह। 5 कुटियों का समूह अच्छा रहेगा, 5 कुटियों का समूह। तो इन दोनों शब्दों में आपने क्या देखा? आपने देखा कि पहला पद जो है वो संख्या को बता रहा है, चौराहा मतलब 4 को बता रहा है, पंचवटी मतलब 5 को बता रहा है, ठीक है। त्रिलोक, 3 लोकों का, 3 लोकों का समूह। नवरत्न, नवरत्न, 9 रत्नों का, 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह, ये होता है नवरत्न, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी इसके जो एग्जाम्पल हैं, जैसे चौराहा हुआ, पंचवटी हुआ, त्रिलोक, इसके अलावा आपको मिल सकते हैं, जैसे त्रिवेणी, त्रिवेणी, 3 बेड़ियों का समूह। शताब्दी, शताब्दी किसको कहते हैं? 100 वर्षों के समूह को कहते हैं, 100 वर्षों का समूह। तो ये हो गया शताब्दी। एक एग्जाम्पल है इसका पंसेरी, पंसेरी, और एक इसका एग्जाम्पल ये भी है सतसई। सत माने क्या होता है? सत माने होता है 100, है ना। तो सत नहीं, सॉरी, सत माने 7 और सई माने 100, तो 700, 700 पदों का, 700 पदों का समूह, 700 पदों का समूह। पंसेरी का विच्छेद क्या होगा? 5 शेरों का समूह, 5 शेरों का समूह। चलिए, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। त्रिभुज और कर लीजिए लास्ट। त्रिभुज भी इसी समास में आता है। तो 3 भुजाओं का, 3 भुजाओं का समूह, ठीक है, 3 भुजाओं का समूह भी इसमें ही आएगा। तो ये द्विगु समास आपको कंप्लीट हो गया होगा। वह समास जिसका पहला पद संख्या पद को बताता है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। ये कुछ इसके एग्जाम्पल है, लेकिन इसका 1-2 एग्जाम्पल ऐसा है जो अपवाद में आता है। जैसे कि अभी बताया था आपको कि कर्मधारय में 2 समास, 2 शब्द ऐसे बता दिए थे, ठीक है। और इसमें आता है दशानन,
दशानन। और इसके अलावा एक तो और भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि एक ही होगा, है ना। तो आप उस शब्द को क्या ध्यान से करेंगे, जैसे कोई भी समास आप कर रहे हैं तो आप ये देख लीजिए इसमें क्या दो पदों का मेल अगर होकर वो तीसरे अर्थ की ओर इशारा, यदि किसी उपाधि या किसी महान व्यक्तित्व की ओर इशारा करता है तो उसका आंसर आपको बहुव्रीहि ही देना है। लेकिन अगर वो तीसरे पद की ओर इशारा ना कर रहा हो तो तब इनकी पहचान मैंने आपको लिखवा दी है। जैसे कि पहला पद यदि संख्यावाचक हुआ तो क्या होगा आंसर, द्विगु समास। पहला पद अगर विशेषण बता रहा हो, किसी चीज का विशेषता बता रहा हो तो तब कर्मधारय है, ठीक है। तो दशानन का जब हम विच्छेद करते हैं तो 10 है आनन जिसके, है ना, 10 है आनन जिसके, आनन जिसके। तो ये 10 और आनंद का मतलब क्या, 10 है सिर जिसके, वो किसकी ओर इशारा हो रहा है, रावण की ओर इशारा हो रहा है, ठीक है, वो रावण की ओर इशारा हो रहा है। तो ये आपका आंसर द्विगु समास तो हो सकता है कि क्योंकि ये 10 संख्या को बता रहा है, 10 की संख्या को बता रहा है। लेकिन यदि ऑप्शन में आपको द्विगु समास और बहुव्रीहि समास दोनों दिए गए हैं तो आपका सही आंसर बहुव्रीहि समास ही माना जाएगा, क्योंकि वो प्रबल होता है किसकी वजह से, दो पद मिलकर तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं। यदि आपको ऑप्शन में बहुव्रीहि समास ना मिले तो तब इसका आंसर आप संख्यावाचक होने की दृष्टि से दशानन का आंसर द्विगु समास लगाएंगे, ठीक है। ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। लास्ट पांचवा समास, पांचवा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है, पहले द्वंद्व समास की परिभाषा समझ ले। ये द्वंद्व शब्द क्या चीज है, आपने सुना होगा द्वंद्व युद्ध, है ना। पहले द्वंद्व युद्ध अधिकतर होता था कि उसमें क्या दो व्यक्ति आपस युद्ध लड़ते थे, उसमें तीसरा कोई भी भागीदार नहीं होता था, ठीक है। तो दोनों जो होते थे एक दूसरे के अपोजिट, मतलब विपरीत होते थे, आमने सामने, है ना। तो द्वंद्व का क्या मतलब होता है कि वह समास जिसमें दोनों पद एक दूसरे के विपरीत हों, ठीक है। तो द्वंद्व का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे का विपरीत होना हो गया, यहां लिख दिया द्वंद्व, और इसका क्या मतलब हुआ, विपरीत, सबसे बड़ी पहचान है। अब इसमें क्या कुछ बच्चे डाउट जरूर लिए बैठे होते हैं, वो क्या होता है, इसमें एक चीज जरूर याद करते हैं कि वह समास जिनके दो पदों के बीच में एक योजक चिन्ह होता है। मान लीजिए जैसे ये माता पिता, माता डैश पिता, ये डैश अंग्रेजी में डैश कहते हैं इसको, लेकिन हिंदी में इसको योजक चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह है तो इसका आंसर द्वंद्व समास है। कोई जरूरी नहीं है कि योजक चिन्ह की वजह से, हाँ इतना कह सकते हैं कि कौन सा समास ऐसा है जिसके मध्य में योजक चिन्ह लगता है, तब इसका आंसर हो सकता है कि द्वंद्व समास में लगता है। लेकिन ये 100% सत्य नहीं है कि 100% ऐसा कि हो कि इसमें बीच में योजक चिन्ह है। चलिए एक अव्यय भाव का आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जो बच्चे ये सोचते हैं कि उनके बीच में द्वंद्व समास में ही योजक चिन्ह आता है, तो पल पल, पल और डैश पल, इसमें भी तो एक योजक चिन्ह है, तो क्या ये भी द्वंद्व समास का एग्जाम्पल होगा, नहीं होगा ना। इसमें क्या हुआ, एक शब्द को दोबारा रिपीट कर दिया गया है, इसमें पहले का कोई अर्थ नहीं होगा, दूसरे वाला पल अभी बताया था पिछली क्लास में, क्षण भर, है ना। तो पल का अर्थ होता है क्षण, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, है ना। तो ये क्या होगा, ये अव्यय भाव का एग्जाम्पल है, ना कि द्वंद्व समास का। चलिए ये आपको डाउट दूर हो गया होगा कि योजक चिन्ह होना जरूरी नहीं है, परंतु योजक चिन्ह 98% कह सकते हैं कि हाँ द्वंद्व समास में होता है। और इस योजक चिन्ह का अर्थ जरूर पूछा जाता है कि द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, उस योजक का अर्थ क्या होता है। तो इसका विग्रह करके देख लीजिए, वो क्या होगा, माता डैश की जगह आ जाएगा और, माता और पिता, ठीक है। तो द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है और, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपकी। द्वंद्व समास, अब इसकी परिभाषा क्या करते हैं कि वह समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विपरीत होते हैं, ठीक है। माता डैश पिता, माता और पिता। अब बिना योजक चिन्ह वाला भी आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, ये लिख दिया हमने,
धर्माधर्म, धर्माधर्म। अब इसमें एक डाउट होता है, इसमें ऐसा लगता है कि एक अपवाद है ना, कि जबकि कोई अपवाद इसमें नहीं है, क्योंकि जब इसका विग्रह करते हैं तो किसी के दिमाग में यह आएगा कि धर्माधर्म में हमने धर्म को दोबारा रिपीट कर दिया है ना, क्योंकि धर्म दो बार लिख रहा है, साफ सी बात है। लेकिन जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या चीज निकल के आ रही है, इसमें धर्म शब्द अलग है और धर्म के बाद ये इतना हिस्सा इधर जाएगा अलग, मतलब अधर्म। तो धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म, ठीक है। तो दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट हुए, विपरीत हुए, इसलिए इसका आंसर द्वंद्व समास होगा, ना कि अव्यय भाव होगा। क्योंकि इसमें ऐसा लगता है कि एक शब्द को रिपीट करके लिख दिया गया, जैसे दिनों दिन और रातों रात में लिखते हैं, उसी तरीके से ऐसा हो सकता है ना। लेकिन इस धर्माधर्म का अर्थ क्या, इसका विग्रह क्या होगा, धर्म अलग है और अधर्म अलग रहेगा ना, तो धर्म और अधर्म, इसलिए इसका आंसर द्वंद्व समास होता है, ठीक है। चलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल आपको लिख देता हूं। तीसरा एग्जाम्पल है जलवायु, जलवायु भी इसी का एग्जाम्पल है, जल और वायु। चौथा अपना पराया, अपना पराया। पांचवा राधा कृष्ण, आज ये मार्कर क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, राधा कृष्ण। छठा है नर नारी, नर नारी। तो अब ये कुछ एग्जाम्पल है, इसमें क्या देखो, डैश होना कोई जरूरी नहीं है ना, पर डैश का अर्थ क्या होता है, योजक, वो सॉरी और होता है ना। तो जलवायु का विग्रह करेंगे तो जल और वायु, जल और वायु। और उसी प्रकार अपना पराया का अर्थ आप जानते हैं, अपना और पराया, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। और छठा है नर नारी, ये भी इसका अर्थ क्या होगा, नर और नारी होगा, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल और दे देते हैं इसके। जैसे कि एक होता है गुण दोष, जैसे क्यों चल रहा, गुण दोष, क्या विग्रह होगा इसका, गुण और दोष होगा, है ना। नेक्स्ट है देश विदेश, देश विदेश। और अमीर गरीब, अमीर गरीब। दाल रोटी, हाथ पांव, आहार निद्रा, भला बुरा, थोड़ा बहुत। गुण दोष, गुण और दोष, इसका विच्छेद हुआ। देश विदेश का क्या होगा, देश और विदेश। अमीर गरीब का क्या होगा, अमीर और गरीब। दाल रोटी का क्या होगा, दाल और रोटी। हाथ पांव का क्या होगा, हाथ और पांव। आहार निद्रा का आहार और निद्रा। भला बुरा में भला और बुरा, परंतु भला और बुरा एक साथ नहीं आ सकता ना, तो इसमें और शब्द नहीं आएगा। जैसे कि भला या बुरा भी आप इसका विच्छेद कर सकते हैं, भला या बुरा। और उसी प्रकार थोड़ा बहुत, ये दोनों एग्जाम्पल सेम रखे हैं, थोड़ा बहुत। तो थोड़ा होगा या बहुत होगा, परंतु है तो एक दूसरे के अपोजिट ही है ना, परंतु विग्रह करते समय इस जगह या शब्द बेटर रहेगा और के मुकाबले, ठीक है। तो ये आपका द्वंद्व समास आज कंप्लीट हो चुका है। लास्ट समास बचा है बहुव्रीहि समास। लास्ट समास बचा है छठा, बहुव्रीहि समास। वह समास जिसमें पूर्व व उत्तर पद दोनों मिलकर
तीसरे पद की रचना करते हैं या तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, दोनों पद इसके प्रधान होते हैं, वो अप्रधान होते हैं। इसके दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब कोई भी पद इसका प्रधान नहीं होता। अप्रधान तो उसी को कहेंगे ना, जिसका कोई पद प्रधान ना हो तो उसको क्या कहेंगे? अप्रधान। ठीक है, वह समास जिसमें पूर्व और उत्तर दोनों पद मिलकर तीसरे पद की रचना करते हैं, इसके दोनों पद अप्रधान होते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो किसी अन्य समास के, जैसे तत्पुरुष का हो सकता है, कर्मधारय का हो सकता है, द्वंद्व समास का हो सकता है, द्विगु का हो सकता है, विभाव का हो सकता है। उनके कुछ एग्जाम्पल भी इसमें ही आते हैं, क्योंकि वे होते तो उन्हीं के समासों के हैं, लेकिन क्या वे दोनों पद मिलकर तीसरे पद की रचना करते हैं, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति या महान व्यक्ति की ओर इशारा कर देते हैं, इसलिए उनका आंसर बहुव्रीहि आपको लगाना है। ठीक है, तो मैं कुछ आपके सामने एग्जाम्पल दे देता हूं इनके, जिनको आपको याद में रखना है कि कौन कौन से बहुव्रीहि समास में आते हैं। पहला दशानन, दूसरा गजानन, तीसरा त्रिलोचन, चौथा लंबोदर, पांचवा चतुर्भुज, छठा पीताम्बर, सातवां चक्रधर, आठवां वीणापाणी, और एक है श्वेतांबर। दसवां है नीलकंठ, ग्यारहवां है प्रधानमंत्री, 12वां है मक्खी जूस। ठीक है, ये बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल हैं। सबसे ज्यादा इन दोनों को जरूर महत्व दे दीजिए, क्योंकि परीक्षा में नए क्वेश्चन इस तरीके से, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा वरीयता दी जाती है। ठीक है, बात करते हैं पहले वाले की। दशानन कौन से समास में होना चाहिए, आपको ही जानते हैं। दशानन पहला पद क्या है? संख्यावाचक है, तो द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन इसके दोनों अर्थ मिलकर किसकी ओर इशारा कर रहा है? रावण की ओर इशारा कर रहा है। विग्रह करके बताइए क्या होगा? 10 है आनन जिसके, 10 है सिर जिसके, अर्थात रावण। तो रावण की ओर इशारा कर रहा है। दोनों पद कौन कौन से हैं? 10 और आनंद, दोनों पद मिलकर रावण की रचना कर रहे हैं। ठीक है, गजानन, गज माने हाथी का सिर है जिसका, तो कौन से भगवान थे? वो गणेश जी है ना, वो गणेश भगवान जी हैं जो गज है आनंद जिनका सिर है। त्रिलोचन, लोचन कहते हैं आंखों को, 3 है ना, तो 3 लोचन जिसके 3 आंखें हैं वो कौन है? वो महादेव जी हैं, शंकर जी हैं। ठीक है, वैसे अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास ना दिया हो तो इसका आंसर आप क्या लगाओगे? द्विगु समास, क्योंकि त्रि बता रहा है ना। इसमें बताइए गज है आनंद जिसके, इसमें कौन सा समास लगाओगे यदि ऑप्शन में बहुव्रीहि ना दिया हो? तो गज एक विशेषता हो गई उनकी, क्या विशेषता है? हाथी के सिर की, है ना, तो कर्मधारय समास लगेगा। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, इसमें भी विशेषता है, ये भी कर्मधारय समास का एक एग्जाम्पल है। लेकिन लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, गणेश जी को ही कहा जाता है, उनका उदर लंबा है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? बहुव्रीहि समास का। चतुर्भुज, संख्या बता रहा है, द्विगु समास होना चाहिए था, लेकिन 4 है भुजा जिसकी, विष्णु जी है ना, तो ये विष्णु जी की ओर इशारा कर रहा है, तो बहुव्रीहि आंसर होगा। पीताम्बर लिखवाया हुआ है कर्मधारय समास में, क्योंकि पीला है अंबर जिसका, विशेषता आ रही है, लेकिन
किसका बताया, श्री कृष्ण का पीलांबर है। ठीक है, तो ये भी बहुव्रीहि समास का। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले, अगर बहुव्रीहि आंसर ना लगे तो तब क्या लगाएंगे, कर्मधार रहे, विशेषता है ना। लेकिन चक्रधर तो श्री कृष्ण भी कह सकते हैं, उनको विष्णु जी भी कह सकते हैं, चक्र जिसने धारण किया हुआ है। वीणा पाणी, जिसके हाथों में वीणा है ना, जिसके हाथ में है वीणा तो वो है सरस्वती। श्वेतांबर, सफेद है कपड़े जिसके। भीष्म पितामह है, इसको कह सकते हैं, सरस्वती जी कह सकते हैं, ब्रह्मदेव इनको कह सकते हैं ना, तो हम इनको ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के सफेद कपड़े। ठीक है, या भीष्म पितामह भी इनको कह सकते हैं, श्वेतांबर। ठीक है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। अगर बहुव्रीहि आप आंसर नहीं देना चाह रहे हो, ऑप्शन में नहीं है, तो तब इसका आंसर क्या लगेगा, कर्मधारय समास लगेगा। लेकिन यदि ऑप्शन में बहुव्रीहि है तो उसको वरीयता देंगे। और नीलकंठ शंकर जी की एक उपाधि है, ठीक है, जिनका गला नीला है। प्रधानमंत्री, अब हाँ, इनका कोई तीसरा इशारा तो नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या, एक विशेष आदमी है, देश का प्रधानमंत्री है ना। तो प्रधान है जो मंत्री, जो मंत्रियों में जो श्रेष्ठ है ना, जैसे मंत्रिमंडल होता है, इनका सबका प्रधान होता है मेन, एक आदमी की ओर इशारा। तो किसी एक देश के मेन श्रेष्ठ आदमी की ओर इशारा हो रहा है, इसलिए ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, और लास्ट वर्ग है मक्खी चूस। ये भी किसी को एक उपाधि तो नहीं दी गई, लेकिन इसमें क्या है, महान है जो कंजूस है ना। अगर ऑप्शन में कर्मधारय है और बहुव्रीहि है तो कर्मधारय ही लगेगा। लेकिन ये दोनों जो है ऑप्शन में ये दोनों जो है ना बहुव्रीहि समास में ही आते हैं। या तो इसको आप अपवाद के तौर पर याद कर लीजिए, या किसी तरीके से याद कर लीजिए, प्रधानमंत्री और मक्खी चूस दोनों ही बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो लगभग आपका समास का टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका है, और मैं जानता हूं कि समास में आप कोई भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, और इसमें जो थोड़ा बहुत डाउट लगता है कि रह गया होगा, तो जब भी इसकी प्रश्नावली के तौर पर हम क्वेश्चन देंगे तो उसमें आपका सब डाउट दूर हो जाएगा, प्रैक्टिस वगैरह हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।